क्या ये सच में एक लव स्टोरी थी या फिर एक ट्रॉमा और हीलिंग तक का सफर था जो एज अ रोमांस दिखाया गया है? देयर वाज सो मच हाइप इन माई माइंड बिफोर वॉचिंग 50 शेड्स ऑफ ग्रे। आई थॉट यहाँ पे मुझे इंटेंस रोमांस देखने को मिल सकता है, बोल्ड स्टोरी टेलिंग होगा, इमोशनली बिल्कुल एक्सप्लोसिव होगा। बट आफ्टर वॉचिंग ऑल थ्री मूवीज, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, 50 शेड्स ऑफ डार्कर, 50 शेड्स फ्रीड, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई हूँ क्योंकि दिस मूवी इज नॉट अबाउट इंटीमेसी, डार्क रोमांस, डार्क फैंटेसीज। इट्स अबाउट trauma healing person, it's about control, and it's about how damaged people sometimes heals without realizing that they are changing. On the surface it looks like erotic romance, but if you go deeper it feels more like psychological relationship drama. क्रिश्चियन ग्रे डोमिनेंट नहीं है, वो एक डैमेज पर्सनैलिटी है जो एक ट्रॉमा को हील कर रही है जो उसे बचपन में मिला था। अगर मैं क्रिश्चियन ग्रे को एक फ्रेज में बताना चाहूँ तो मैं कहूँगी डोमिनेंट बट डैमेज्ड। फर्स्ट फिल्म में एनास्टेसिया एंड क्रिश्चियन ग्रे की केमिस्ट्री थोड़ा फोर्स लगती है क्योंकि क्रिश्चियन ग्रे एंड एनास्टेसिया एकदम से रिलेशनशिप में आ गए। शी इज वर्जिन बट शी वांट समथिंग विद दैट मैन। व्हाई? शी इज वर्जिन इन द स्टार्टिंग, लेकिन एकदम से वो उसके साथ इंडल्ज होने के लिए रेडी हो जाती है। थोड़ा सा अटपटा लगता है, थोड़ा सा फोर्स लगता है। यहाँ पर स्टोरी मुझे लगता है कि एकदम से खींची गई है, कुछ ऐसा फ्लो नहीं बनाया गया। इन सेकंड मूवी 50 शेड्स डार्कर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर कंट्रोल के साथ साथ वल्नरेबिलिटी भी है। एनास्टेसिया एंड क्रिश्चियन ग्रे दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनली। वो खुद से चेंज नहीं होना चाहता लेकिन वो एनास्टेसिया को खोना भी नहीं चाहता, इसलिए वो अनकॉन्शियसली चेंज कर रहा है अपने आप को धीरे धीरे। यही जो इमोशनल आर्क है इस ट्रायोलॉजी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। एनास्टेसिया एकदम से ट्रांसफॉर्म नहीं करती है अपने आप को, वो भी एक जिद्दी किस्म की है। वो एडजस्ट करती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ती है। वो उस हद तक नहीं जाती है जिस हद तक वो चाहता था, एंड दैट इज द पॉइंट जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो अपने आप को उस चीज में पूरी तरीके से नहीं डालती है। वो चाहती है कि वो भी कुछ चेंज हो बिकॉज शी इज डूइंग। बट द थिंग इज वहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था जो कि अब तक साइन नहीं हुआ है, और उसी की वजह से ये स्टोरी आई थिंक एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ना रहकर एक लव बेस पे स्टार्ट हो गई है। एक सीन जो मेरे साथ रह गया था वो था पनिशमेंट वाला सीन जो कि बेल्ट से देता है क्रिश्चियन ग्रे एनास्टेसिया को। दैट सीन वाज इंटेंस एंड दैट सीन वाज सो डार्क एंड डीप कि आपको देखकर लगता है कि भाई ये रुकेगा या नहीं। एंड एनास्टेसिया आल्सो वांट्स कि वो रुक जाए, वो समझे, उसको फील हो कि उसको पेन हो रहा है, बट नहीं। तब एनास्टेसिया को समझ आता है कि क्रिश्चियन ग्रे ऐसा ही है, उसको दूसरों को दुख देकर एक तरीके से पनिशमेंट के थ्रू उसे अच्छा लगता है। वो पूछती है क्रिश्चियन ग्रे से, क्या तुम्हें इन सब चीजों में ही मजा आता है? एट द सेम टाइम मैनी किसिंग एंड इंटीमेट सीन्स जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव लगते हैं। द ट्रायलॉजी कुड हैव टोल्ड द सेम स्टोरी विद फ्यूअर रिपीटेड मूवमेंट्स। और मुझे लगता है कि जो 3 मूवी हैं इनको एक मूवी में डालकर एक अच्छी मूवी बनाई जा सकती थी। इसमें हीलिंग एंड ट्रॉमा दिखाया गया है, इंटेंस डार्क सीन्स। बट द डार्क रूम इज अबाउट, डार्क रूम को इतने अच्छे से दिखाया गया लेकिन डार्क रूम के बारे में बहुत कम दिखाया गया। इन द 50 शेड्स फ्रीड विलन का मोटिव क्या था, वो बदला क्यों ले रहा है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। वो इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, वो एना पे अटैक क्यों करता है। हाँ, पता है कि लोग चाहते हैं, लोग किसी को तो वो शिद्दत से चाहते हैं, उसको पसंद आ गई थी है ना। ऐसा दिखाया गया कि वो एना से नहीं, वो क्रिश्चियन ग्रे से नफरत करता है, लेकिन रीजन क्लियरली नहीं बताया गया कि वो क्रिश्चियन ग्रे से इतनी नफरत क्यों करता है। अगर आपको पता है तो प्लीज टेल मी। कैमरा का फोकस एस्थेटिक ब्यूटीज पर ज्यादा होता है और इमोशनल डेप्थ पर कम। 50 शेड फ्रीड में वहाँ पर जब एनास्टेसिया कार चला रही होती है तो वहाँ पर थोड़ा जो कैमरा एंगल्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, थोड़े एनर्जेटिक लगते हैं, विजुअली डायनेमिक एंड वेल शूट लगता है। बात करें इस मूवी के सॉन्ग की तो बहुत ज्यादा मेमोरेबल, सॉफ्ट, एंड आपको तो पता ही है भाई ये वाला सॉन्ग कितना ज्यादा हिट है। If you want to say romantic song, this song is amazing. I will put it here. ये स्टोरी एक्चुअली थी किस चीज के बारे में? अगर आप इसमें से रोमांस हटा दो तो क्या बचता है? ट्रॉमा, ऑब्सेशन, कंट्रोल, हीलिंग। What are the weaknesses?
रिपीटेटिव सीन्स थे, स्ट्रेच नरेटिव था, डार्क डार्क नहीं लग रहा था। जो नाम रखा गया है एज कम्पेयर टू दैट, उसके हिसाब से जो है मूवी इतनी डार्क नहीं थी। रेड रूम की बात करें तो रेड रूम को इतना हाइप करा गया है, लेकिन रेड रूम के बारे में इतना कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया। आई नो मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से एकदम से फोर्स्ड कनेक्शन और फोर्स्ड इंटीमेसी और रोमांस दिखाया गया है क्रिश्चियन ग्रे और एनास्टेशिया के बीच में, ऐसा कर सकते थे कि आप पहले दिखाते कि क्रिश्चियन ग्रे एक्चुअली है कैसा इन रियल। आपने 3 मूवीज में स्टोरीज को बिल्ड किया है, 3 मूवीज में स्टोरी को स्ट्रेच किया है, लेकिन ऐसा दिखाया जा सकता था कि रेड रूम क्या है, क्रिश्चियन ग्रे कितना डार्क है, वो पहले कैसे रह चुका है लोगों के साथ, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, किस तरीके से उसकी लाइफस्टाइल है, उसकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा और बताना चाहिए था। मूवीज में थोड़ा डार्क शेडोज को यूज किया जा सकता था टू शो द डार्क इंटीमेसी, डार्क रोमांस। अच्छा तो ये बताओ, क्या तुमने ये मूवी देखी है? अगर देखी है तो इसको रेट करके जाना कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय। क्या मैं रिलेशनशिप एडवाइस दे रही हूँ क्या? मैं बैठ के हाँ मारूंगी अपने आप के। बात करें इस गाने के सॉन्ग की, रचना सीरियसली क्यों शोर मचा रहे हैं? इनको आगे पीछे कर दो।